अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूं इंग्लिश 301 बिज़नेस कम्युनिकेशन के लेक्चर नंबर 11 में। इस लेक्चर में यूज़ किए गए हाईलाइट नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। टॉपिक है कंसिडरेशन, कंप्लीटनेस एंड कंक्रीटनेस। चलिए हम अपने हैंड आउट की जानिब मूव करते हैं। जैसे कि हमने बताया कंसिडरेशनेस, इसके अंदर जो है हमारी 7 सीज़ की जो सीरीज़ है कम्युनिकेशन की वो चल रही है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं 7 सीज़ से रिलेटेड। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीटनेस, कंसाइजनेस एंड करेक्टनेस को कवर किया। इसके अंदर मज़ीद 3 सीज़ का जिक्र आ रहा है, जिसमें कंसिडरेशन है, कंप्लीटनेस है एंड कंक्रीटनेस है। तो वन बाय वन सबको देखते हैं। जहाँ पर हमें कंसिडरेशन को पहले ले रहे हैं और उसमें हमें एग्जाम्पल से स्टार्ट कर रहे हैं। डियर मिस्टर नईम, वी हैव बीन प्लेस्ड टू सेल फाइन furniture item for more than 2 decades. We supply the finest product to customer from all over the country. We are proud to be the only dealer in this। यानी कि एक मेन मिस्टर नईम साहब हैं, वो बता रहे हैं कि मिस्टर नईम साहब को कोई फ़र्नीचर कंपनी जो है वो मैसेज कर रही है कि हम जो है वो बहुत खुश हैं कि फ़र्नीचर आइटम जो है वो हम 2 सदियों से जो है वो बेच रहे हैं, हम इस काम में हैं, हमारे फाइनेस्ट प्रोडक्ट हैं, कस्टमर जो है हमारी पूरी कंट्री के अंदर हैं, हम जो है वो प्राउडली कह सकते हैं कि हम डीलर हैं फ़लानी कंपनी के। और हमारा रिकॉर्ड शो करता है कि सेल जो है वो हम 1965 से जो है हम फर्नीचर सेल कर रहे हैं। और ये सारी चीज़ें हैं। कंसिडरेशन, अब ये एक मिसाल दी है और उसके बाद यहाँ पे बता रहे हैं कि कंसिडरेशन मींस राइटिंग एवरी लेटर कीपिंग योर रीडर इन माइंड। यानी कि जब आप एक रीडर को मैसेज लिख रहे हैं या अपने कस्टमर को मैसेज लिख रहे हैं या जिस बंदे को भी मैसेज लिख रहे हैं, तो उसको आपने अपने माइंड में रखना है। इससे मुराद ये है कि आपने अपना मैसेज इस तरीके से टाइप करना है कि आपने अपने आप को उसकी जगह पे अज्यूम करना है और आपने ये अज्यूम करना है कि जब ये मैसेज आपके पास आया तो किस तरीके से आए। जैसे यहाँ पर मिस्टर नईम ने इस फर्नीचर कंपनी को, जैसे XYZ फर्नीचर कंपनी को प्रपोज़ल लिखा होगा कि मुझे अपने ऑफिस के लिए फ़र्नीचर चाहिए, तो देखें वो कितने अच्छे तरीके से उनको मैसेज भेज रहे हैं, कंसिडर करते हुए कि मिस्टर नईम साहब, हम आपको बताते हुए बहुत खुश हो रहे हैं कि हम जो है वो पिछली 2 दहाइयों से जो है वो फ़र्नीचर का काम कर रहे हैं। हम जो है कस्टमर को जो है वो फाइनेस्ट प्रोडक्ट भेजते हैं पूरे कंट्री में। और हम ये प्राउड से कह सकते हैं कि हम, जैसे 2 मशहूर कंपनियां होंगी, उन 2 कंपनियों के हम ऑफिशियल डीलर हैं। और उसके बाद बता रहे हैं कि हमारा रिकॉर्ड शो करता है कि हर साल हमारी सेल जो है वो इंक्रीज़ होती है 10% के मार्जिन से, सिंस जब से हमने काम शुरू किया है 1965 से। तो ये देखें, अगर आपने किसी कंपनी को बिज़नेस प्रपोजल लिखा हो, फर्नीचर के लिए इंक्वायरी लिखी हो, तो जब आपको इस तरीके का मैसेज लिखेगा तो आपका कितना ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा उनके ऊपर। आप वैसे ही खुश हो जाएंगे कि जिनको मैंने कांटेक्ट किया है वो इतने अरसे से फर्नीचर के काम में हैं और उनके इस कंपनी के वो डीलर भी हैं। ये सारी चीज़ें तो आपने नहीं पूछी होंगी, आपने तो सिंपल बोला होगा कि मुझे जो है वो बस फर्नीचर चाहिए। तो उसमें उन्होंने कितना अच्छा रिप्लाई किया। तो अगर कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी है और आपके पास कंसिडरेशन की सीज़ आपके पास फोकस में है, आपने कंसिडरेशन आपको बहुत अच्छे से आती है, तो आप कितना अच्छा मैसेज लिख सकते हैं। अगर कल को आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो कम्युनिकेशन कितना हेल्प करता है आपको बिज़नेस में ग्रो करने के लिए, या आप किसी जगह जॉब भी कर रहे हैं तो आपकी प्रमोशन में और आपकी तरक्की में ये कितना काम कर सकता है। तो इसका अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं। तो इसके 3 हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं। फोकस ऑन यू इंस्टीड ऑफ आई एंड वी, यानी कि आपने यू पे फोकस करना है इंस्टीड ऑफ मैं या हमारी बात नहीं करनी है, आपने यू पे फोकस करना है। जैसे यहाँ पे इन्होंने फर्नीचर कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ मिस्टर नईम यानी कि यू पे फोकस किया। शो ऑडियंस बेनिफिट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि आपने ऑडियंस को उनका बेनिफिट दिखाना है और उनका इंटरेस्ट दिखाना है कि उसका फ़ायदा किस में है और उनका इंटरेस्ट किन चीज़ में। अब यहाँ पे उनका फ़ायदा ये है कि भाई वो उस कंपनी के साथ वो काम करना चाह रहे हैं जो कि 1965 से काम कर रही है, और उनका फ़ायदा क्या है कि वो पूरी कंट्री में जो है वो फर्नीचर प्रोवाइड करते हैं। अगर आपकी मुख्तलिफ ब्रांचेज़ हैं तो आप हर ब्रांच का ऑर्डर यहाँ से कर सकते हैं। एम्फेसिस पॉजिटिव एंड प्लेजेंट फैक्ट, यानी कि पॉजिटिव फैक्ट्स बताएं। जैसे इन्होंने प्लेजेंट फैक्ट बताया कि 1965 से बिज़नेस कर रहे हैं। उसके बाद पॉजिटिव फैक्ट क्या है कि 2 बड़ी कंपनीज़ जो हैं वो उनके डीलर भी हैं। अब यहाँ पे कुछ आपको एग्जांपल दी जा रही हैं। आई और वी एटीट्यूड, वी आर डिलाइटेड टू अनाउंस, यानी कि ये जो है वो आई और वी एटीट्यूड है कि वी आर डिलाइटेड टू अनाउंस। अगर आप किसी को मैसेज सेंड कर रहे हैं तो आप ये सेंड कर सकते हैं, वी आर डिलाइटेड टू अनाउंस दैट नाउ वी आर ओपन सिंस 11 PM, सो यू कैन शॉपिंग एट 11 PM टिल आवर शॉप। इस तरीके से आप मैसेज कर सकते हैं। यू एटीट्यूड क्या है, यू विल बी प्लीज टू नो, यानी कि एक मैसेज आपने लिखा कि हम वी आर डिलाइटेड टू अनाउंस दैट नाउ आवर शॉप विल बी ओपन टिल 11 PM, कि अगर हम बहुत खुश हैं ये बात आपको बताते हुए कि हमारी शॉप जो है वो 11 बजे तक रात को खुली रहेगी। अब यू एटीट्यूड क्या है, यू विल बी प्लीज टू नो, यानी कि आप ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होंगे कि हमारी शॉप जो है वो रात 11 बजे तक खुली रहेगी। आपने मैसेज वही दिया लेकिन आपने यू एटीट्यूड पर फोकस किया। अब ऑडियंस को बेनिफिट और इंटरेस्ट दिखाना है। ये यहाँ पे मैं क्लियर कर चुका हूँ कि आपने ऐसे फैक्ट्स बताने हैं जो उनके बेनिफिट
होंगे। यानी कि यहाँ पे बेनिफिशियल क्या है कि 1965 से जो है वो आप बिज़नेस कर रहे हैं और हर दफ़ा 10% जो है वो इंक्रीज़ होता है। यानी कि आप एक ऐसी कंपनी से फर्नीचर ख़रीदने जा रहे हैं जिनका जो कि बहुत ज़्यादा पुरानी बनी हुई है और हर साल उसका प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, ऐसा नहीं कि वो डिक्रीज़ हो रहा है। यानी कि वो अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं, इस वजह से जो है वो उनका प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, उनकी सेल्स इंक्रीज़ हो रही हैं, उनकी क्वालिटी अच्छी है, जब भी उनसे कंज्यूमर जो है वो रिपीट बाइंग कर रहे हैं, क्योंकि नए कस्टमर इतने ज़्यादा ऐड नहीं होते कि 10% इंक्रीज़ हो। दूसरा पॉजिटिव फैक्ट क्या बताया कि वो 2 बड़ी कंपनी के डीलर हैं, तो ये आपको बेनिफिट और इंटरेस्ट यहाँ से क्लियर हो गया होगा। दूसरा ये हाईलाइटेड है, आप इसको पढ़ लें, एक दफ़ा समझ में आ जाएगा। एम्फसाइज पॉजिटिव एंड प्लेजेंट फैक्ट्स, अनदर वे टू शो यू एटीट्यूड फॉर योर रीडर, इट इज़ टू प्रेजेंट इन अ पॉजिटिव एंड प्लेजेंट वे। यानी कि इस एक अच्छी बातें उनको बताएं, एक प्लेजेंट जो बातें उनको खुश कर दें, इस तरीके के मैसेज शेयर करें। जैसे नेगेटिव एंड प्लेजेंट क्या होता है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू ओपन एन अकाउंट फॉर यू टुडे। यानी कि अगर आपके पास बंदा आया है, आप बैंक में काम, आप किसी बैंक में जाएं और वो बंदा आपको बोले कि भाई ये तो नामुमकिन है कि आज आपका अकाउंट खुल जाए, तो आप बोलेंगे यार ये कैसी बात कर दी, आपको थोड़ा अजीब लगेगा। अगर आप जल्दी में बैंक अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो उसने तो आपकी उम्मीद ही तोड़ दी। अब पॉजिटिव प्लेजेंट क्या है, वो आपको ये कह सकते हैं कि आपसे पूरा फॉर्म फिल करवाएं, सारी चीज़ें करवाएं, पूरा प्रोसेस करें, तो उसके बाद बोलें सर एज सून एज योर सिग्नेचर कार्ड रीचेज अस वी ग्लैडली ओपन अकाउंट। यानी कि जो जैसे ही ये आप ये कह सकते हैं कि जैसे ही जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी, मैं स्पीड अप करवा देता हूँ, जैसे ही डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा और आपको मैसेज रिसीव हो जाएगा। अब पॉजिटिव प्लेजेंट यहाँ से कुछ जो हैं वो लेटर्स दिए गए हैं कि आप इनको एग्जाम्पल ले सकते हैं कि भाई प्लेजेंट और नेगेटिव और अनप्लेजेंट वर्ड्स आपने यूज़ नहीं करने हैं, बल्कि पॉजिटिव और प्लेजेंट फैक्ट्स आपने डिस्क्राइब करना है। ये 2 लेटर हैं, अगर आप इनको पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वैसे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से भी आपको क्लियर हो सकता है। कंप्लीटनेस है, a business message is complete when it contain all facts that the reader or listener need for the reaction you desire। यानी कि एक बिजनेस मैसेज जब भी कंप्लीट होता है जब इसमें तमाम फैक्ट्स मौजूद हों, तमाम इन्फॉर्मेशन मौजूद हों जो कि आपके रीडर को चाहिए और आपका जो है वो डिज़ायर एक्शन उसके ऊपर आ जाए। यानी कि अगर आप अपने मैनेजर से सपोर्ट चाहते हैं किसी मेथड के ऊपर, या आपने उनको मीटिंग इन्विटेशन भेजा है और आपने उसको मीटिंग पॉइंट्स जो है वो उनको बता दिए हैं सारे, और वो मीटिंग में आ जाते हैं और वो जितने भी आपने मीटिंग पॉइंट दिए हैं वो सारे पॉइंट डिस्कस करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका मैसेज जो है वो बिज़नेस मैसेज का जो मकसद था वो पूरा हो गया है। सेंडर रिसीवर इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर बैकग्राउंड, व्यू पॉइंट, नीड, एक्सपीरियंस, एटीट्यूड, स्टेटस एंड इमोशन। यानी कि सेंडर और रिसीवर जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं अपने बैकग्राउंड की वजह से, व्यू पॉइंट की वजह से, नीड, एक्सपीरियंस, एटीट्यूड की वजह से और इमोशंस की वजह से। अगर आप एक बंदा गुस्से में बैठा है और वो ईमेल टाइप कर रहा है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो ईमेल किस तरीके की आएगी, उसमें वो हार्श वर्ड भी यूज़ कर देगा और थोड़ी सी डिफ़िकल्ट वर्ड यूज़ कर देगा, या उस अपने गुस्से का भी इजहार कर सकते हैं क्योंकि गुस्से में है। तो आपको कोशिश करनी चाहिए जब आप गुस्से में हैं, आपका मूड ख़राब है, आप इमोशनली डिस्टर्ब हैं, स्ट्रेस में हैं, तो आप ईमेल वगैरह टाइप ना करें या किसी से बात नहीं करें। जैसे कि नॉर्मली ये बात की जाती है, अगर आप ऑफिस से आ रहे हैं या जॉब से आ रहे हैं तो आप ऐसा करें कि थोड़ा सा टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ, कुलीग के साथ ऑफिस के बाहर खड़े होके या बाहर आते हुए आप किसी बंदे से मिलते हुए आएँ, जो बंदा आपको अच्छा लगता है, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, उससे मिल के फिर आप घर आएँ। तो क्योंकि अगर आप ऑफिस से मूड ख़राब लेकर आ रहे हैं और घर में आके गुस्सा यकीनन उतारेंगे तो आप अपना मूड ठीक करके फिर घर आएँ। Because of their differences and receiver need to show that has include all the relevant information। यानी कि इन डिफरेंसेस की वजह से रिसीवर को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो जो है वो सारी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो मैसेज के अंदर टाइप कर दे। किस लिए? अगर आप वो रिसीवर का बैकग्राउंड देखते हुए, उसका व्यू पॉइंट देखते हुए, उसकी नीड और एक्सपीरियंस देखते हुए उसको सारा मैसेज टाइप कर दे। यानी कि एक बंदा जो सॉफ्टवेयर का एक्सपर्ट नहीं है, उसका एक्सपीरियंस ही नहीं है सॉफ्टवेयर में, और आप उसको जो है वो फुल स्टैक डेवलपिंग और बैक हैंड और जावा स्क्रिप्ट और HTML उसकी डिटेल देंगे तो उसको समझ में ही नहीं आएगी क्योंकि उसका एक्सपीरियंस ही नहीं है इन चीज़ों के ऊपर। फिर ये कंप्लीटनेस के लिए 3 हाईलाइटेड पॉइंट्स आपने जो है वो डिटेल में रखने हैं। आप एक चीज़ नोटिस करें कि जब भी कोई सी आता है उसकी प्रॉपर डेफिनेशन दी जाती है, उसके बाद जो है वो 3 बुलेट्स पॉइंट बताए जाते हैं एंड देन उन बुलेट पॉइंट्स को थोड़ा थोड़ा डिफाइन किया जाता है। अब जब हमारा पेपर होता है, मिड टर्म जो होता है वो तो बहुत 1 घंटे का पेपर होता है, तो ये लेक्चर जो है वो मिड टर्म के अंदर इंक्लूडेड होंगे। तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ इसकी डेफिनेशन याद करनी है और एक हाईलाइटेड पॉइंट यहाँ से लेना है और उसकी डेफिनेशन याद करनी है। इन तीनों में से जो आपको ईजी लगे आपने बस डेफिनेशन याद करनी है, उसके बाद एक पॉइंट, तीनों पॉइंट को पढ़ना है। जो पॉइंट आपको इजी लगे उस एक पॉइंट को आपने याद कर लेना है, क्योंकि मिड टर्म के अंदर जो पेपर आता है वो पेपर में सब्जेक्टिव क्वेश्चन 3 से 4 नंबर का होता है। उसमें अगर आप एक एक चीज़ भी लिख देंगे वो आप काफ़ी हो जाएगी, और दूसरा आपके पास इतना टाइम भी नहीं होता आप ज़्यादा लिख सकें। तो आप स्मार्ट वे में स्टडी करें, सिर्फ एक एक पॉइंट याद करें ताकि आपको वो याद रह जाए और आपके पास वो ईजिली भी हो। Provide all necessary information, it means to provide entire information keeping in the mind of reader point of view better understanding। यानी कि आपने
जितनी भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन जो है वो अपने रीडर को माइंड में रखते हुए, उसकी जगह पे अपने आप को रखते हुए कि वो ये चीज़ समझ सकते हैं या नहीं, सारे सेंड कर देना। अच्छा, यहाँ पर एक देखें, एक टेक्निकल टर्म यूज़ करिए, और मैसेज शुड आंसर द 5 Ws एंड 1 H। 5 W से मुराद ये होती है 5 Ys होते हैं, यानी कि आपने अगर कोई आप किसी को मैसेज टाइप करना चाह रहे हैं तो आप 5 दफ़ा क्यों पूछेंगे, यानी कि आपने एक मैसेज टाइप किया है तो आप उसको दोबारा रीड करेंगे। जैसे आपने लिखा है कि ये होटल जो है वो अच्छा है, तो आप अगर किसी को रिकमेंड कर रहे हैं कि भाई हमारा होटल जो है वो बहुत अच्छा है, आप मरी आएँ तो यहाँ पे रिजर्वेशन करवाएं, तो आपने जब ये जुमला लिख दिया तो आप पूछेंगे क्यों अच्छा है, तो आप लिख देंगे वी हैव अ गुड रूम्स। अगर सेकंड वाई पे जाएं, यानी कि अगर आप लिख सकते हैं कि वी हैव क्लीन एंड ब्यूटीफुल इन्वायरमेंट। आप थर्ड वाई पे जाएं, वी हैव अ सीनरी इन फ्रंट ऑफ अस। आप फोर्थ वाई पे जाएं। इस तरीके से आपने 5 वॉइस का जो है वो वहाँ पे आंसर लिखना है, और दूसरा 1 हाउ, कि किस तरीके से आप बुकिंग करवा सकते हैं। तो ये एक कंप्लीट नेसेसरी, अगर आप इस प्रैक्टिस को अडॉप्ट करते हैं 5 वॉइस की, यानी कि 5 Ws कहलाते हैं, और 1 H की, H फॉर हाउ और W फॉर वाई। अगर आप कोई भी मैसेज टाइप कर रहे हैं और आपने अगर उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन देनी है, तो ये एक इसका फॉर्मूला, या आप इसको ट्रिक कह सकते हैं कि आपने 5 वायर्स और 1 हाउ को जो है वो पूरा करना है। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके अंदर 5 वायर्स जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। 5 वाई और 1 H की कैटेगरी जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। जितने भी क्वेश्चन अगर आप किसी का रिप्लाई कर रहे हैं तो जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उन तमाम का जवाब देने की कोशिश करें, कुछ एक्स्ट्रा लिखने की कोशिश कर दें। अगर आप एज एन इंटेलिजेंट राइटर यू नो व्हाट योर रीडर में नीड टू नो अबाउट अ सर्टेन थिंग, इन दिस केस यू मस्ट इंक्लूड एनीथिंग दैट इज़ योर रीडर बेनिफिट। यानी कि अगर आप एक होटल की इंक्वायरी के, होटल की ही हम मिसाल ले लेते हैं, आपने 5 वाइज लिख दिए, 1 हाउ लिख दिया और आपने पूरा मैसेज सेंड कर दिया, आप उसमें अज्यूम कर सकते हैं कि उस मैसेज को दोबारा रीड करके कि हो सकता अब कौन सा सवाल है अगर मैं एज अ रीडर पढ़ूँ तो पूछ सकूं। जैसे आपने इसमें लिख दिया कि आप जो है मरी आएँ तो हमारे होटल में बुकिंग कराएं, आपने 5 वाइज भी लिख दिए, 1 हाउ भी लिख दिया, लेकिन आपने प्राइस नहीं लिखे, तो आपके जहन में है कि आपका कस्टमर जो है वो आपसे रिप्लाई करेगा कि भाई बुकिंग के प्राइस क्या है वो तो बताओ। तो आप क्या कर सकते हैं, नीचे अपने पैकेजेस की पिक्चर्स लगा सकते हैं या डिस्काउंट की पिक्चर्स लगा सकते हैं, तो एक क्लियर एंड कंसाइज पिक्चर आपकी उनके पास चली जाएगी। इसी तरीके से आगे में कंक्रीटनेस है, लास्ट सी हमारा। कंक्रीटनेस मीन दैट अ मैसेज इज स्पेसिफिक, डेफिनेट एंड विविड। कंक्रीटनेस की सिंपल सी मीनिंग ये है कि आपका मैसेज जो है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए और विविड नहीं होना चाहिए। उसमें इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल कंक्रीट मैसेज होना चाहिए। इफ़ अ मैसेज लैक दिस क्वालिटी इट विल बी वेग्ड एंड जनरल। अगर ये एक मैसेज के अंदर ये क्वालिटीज़ नहीं है तो वो एक वेग है और एक आम तरीके से जैसे आप बात कर रहे हैं वो है। टू अचीव कंक्रीटनेस डेटोनेटिव वर्ड्स विल बी यूज इंस्टीड ऑफ कॉमोनेटिव वर्ड्स। यानी कि डेटोनेटिव वर्ड्स आपने यूज़ करने चाहिए, जैसे कनोटेटिव वर्ड्स। यानी कि एक डेटोनेटिव वर्ड से मुराद ये है कि आप एक कंक्लूडिंग वर्ड यूज़ करें, इस तरीके के वर्ड यूज़ ना करें जो कि रीडर्स को कन्फ्यूज़ करें। यूज़ स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड फिगर, पुट एक्टिव वर्ड्स इन सेंटेंसेस। यानी कि मिसाल यहाँ पे दी जा रही है, यूज़ स्पेसिफिक फैक्ट एंड फिगर आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि वेग मैसेज कौन सा होता है, प्लीज़ सेंड अस द फॉलोइंग आइटम बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। और ये वेग मैसेज हो गया कि भाई फॉलोइंग आइटम जो है वो हमें इस मंथ के एंड में भेज दें। अब उस मंथ के एंड ऑफ दिस मंथ, यानी कि अगर आप 1 तारीख को मैसेज कर रहे हैं, अब एंड ऑफ दिस मंथ से मुराद क्या है कि वो 21 से लेकर 30 तक भेजें, 25 से लेकर 30 तक भेजें, या एंड की 30 तारीख को भेजें। तो क्लियर इन्फॉर्मेशन क्या है, द फॉलोइंग आइटम शुड बी रीच जस्ट और बिफोर 21 अगस्त। यानी कि ऑन और बिफोर, यानी कि 21 अगस्त को तो पहुंच जाए, हमें 21 अगस्त को चाहिए, उससे पहले पहुंच जाए तो वेल एंड गुड है। उसके बाद एक्टिव वर्ड यूज़ करें, द प्रपोजल वाज अप्रूव्ड, द जनरल मैनेजर अप्रूव द प्रपोजल। यानी कि प्रपोजल का अप्रूव, भाई किसने अप्रूव किया, ऐसा तो नहीं कि आपने अप्रूव कर दिया, आपके पास अप्रूविंग अथॉरिटी नहीं है और आपने अप्रूव कर दिया, तो आप एक्टिव लिखें द जनरल मैनेजर अप्रूव द प्रपोजल, कि आप उसमें पोजीशन भी मेंशन करते हैं कि किसने अप्रूविंग अथॉरिटी थी और उन्होंने ही अप्रूव किया। स्पेसिफिक मैसेज यूज़ करें, द चीफ एग्जीक्यूटिव डिसाइडेड इज मोर एक्सप्लिसिट देन अ डिसीजन हैज़ बीन मेड। अब पर्सनल क्या, यू विल नोट दैट इज बोथ पर्सनल एंड स्पेसिफिक, इट विल बी नोटेड इज इम्पर्सनल। अब कंसाइज मैसेज क्या हो सकता है, अब ये स्पेसिफिक मैसेज है, द चीफ एग्जीक्यूटिव डिसाइडेड इज मोर एक्सप्लिसिट देन अ डिसीजन हैज़ मेड, कि चीफ एग्जीक्यूटिव साहब कह रहे हैं कि डिसीजन जो है वो ले दिया गया। अब पर्सनल क्या हो जाता है, यू विल नोट इज बोथ पर्सनल एंड स्पेसिफिक, इट विल बी नोटेड इज इम्पर्सनल। यानी कि आप पर्सनल उसमें ले जाएं मैसेज को। कंसाइज क्या है, द पैसिव रिक्वायर मोर टुवर्ड्स एंड थस शो बोथ राइटिंग एंड रीडिंग, कंपेयर फिगर्स शो विद इट शोन बाय फिगर। यानी कि आप जो है वो कंसाइज मैसेज जो है उसमें फिगर्स जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। आप जो है वो फिगर्स से भी शो कर सकते हैं, यानी कि मुख्तलिफ पिक्चर्स आप लगा सकते हैं, उससे अपने मैसेज को शो कर सकते हैं। पुट एक्शन इन वर्ब्स नॉट नाउन, यानी कि आप जो एक्शन जो हैं वो वर्ब्स यूज़ करें, उसमें नाउन यूज़ ना करें। जैसे 7 वर्ब्स हैं, बी, गिव, हैव, टोल्ड, मेड, पुट एंड टेक एनी मे बी वायलेटेड एज दे इंट्रोड्यूस एन एक्शन हिडन। एक्शन हिडन वर्ड क्या होता है, जैसे ये वर्ब्स जो हैं, नाउन जो हैं वो
आप एक प्रॉपर नाउन या वर्ब यूज़ करें, वरना जो आपका एक्शन जो है वो हिडन हो जाएगा। द फंक्शन ऑफ दिस ऑफिस कलेक्शन ऑफ बेड डेप्स, यानी कि इस ऑफिस का जो फंक्शन है वो बेड डेप कलेक्ट करता है। एक्शन इन द वर्ब, यानी कि द ऑफिस कलेक्ट बेड डेप्स, यानी कि आप सिंपल ये देख सकते हैं कि ये ऑफिस जो है वो बेड डेप कलेक्ट कर सकता है। द फंक्शन ऑफ दिस ऑफिस इज कलेक्शन ऑफ बेड डेप्स, यानी कि 2 वर्ड यूज़ करें, आप सिंपल लिख दें दिस ऑफिस कलेक्ट बेड डेप्स। पुट एक्शन इन वर्ब्स नॉट इन इनफाइनाइट, एक्शन इन इनफाइनाइट कैसे है? द मेन फंक्शन ऑफ दिस मशीन इज़ टू स्पीड अप प्रोडक्शन, एक्शन इन वर्ब्स कैसे आ गया? द मशीन स्पीड्स अप प्रोडक्शन, यानी कि आपने एक्शन वर्ब्स में यूज़ करना है, नो के इनफाइनेटिव वे में आपने उसको शो करना है। तो गाइज़ ये था लेक्चर नंबर 11। यहाँ पे हमारे सीज़ जो हैं वो भी कंप्लीट हो गए हैं। तो लेक्चर नंबर 9, 10 और 11 इसमें सीज़ की बात हो रही है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, मिड टर्म के लिए भी, क्विज़ेस के लिए भी, असाइनमेंट के लिए भी। तो इन लेक्चर को लाजमी आपने बहुत ध्यान के साथ पढ़ना है। जैसे यहाँ से हमारे सीज़ यूज़ हुए हैं, क्लैरिटी, और उसके बाद कंसाइजनेस, करेक्टनेस, कंक्रीटनेस, तो ये सारे हमने कंप्लीट कर लिए हैं आज। अब हम लेक्चर नंबर 12 की जानिब बढ़ेंगे, जिसमें सीज़ का कोई जिक्र नहीं है, वो इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। तो गाइज़ ये था आज का लेक्चर। हमारी कोशिश ये होती है कि आपको लेक्चर इतना डिटेल में दे दिया जाए कि आप सिर्फ लेक्चर पढ़ के आपके एग्जाम की तैयारी हो जाए, और आप बाद में सिर्फ इस हाईलाइटेड नोट्स को पढ़ें और जाकर अपना पेपर दे दें, या क्विज़ और असाइनमेंट आप अटेम्प्ट कर लें। एंड में हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपका कोई सवाल है या कोई सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़। 97% स्टेटिस्टिक हमारे चैनल की ये बताती हैं कि 97% लोग जो हैं वो सिर्फ वीडियोज़ देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो काइंडली आपके 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें, जो हमारी मेहनत है, ताकि वो हमें हासिल हो सके और हम मज़ीद अच्छी वीडियोस आपके लिए बता सकें। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।